नमस्कार साथियों, शेखावाटी कोचिंग रेनवाल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो होगा बहुप्रतीक्षित सीईटी एग्ज़ाम, कॉमन एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम, जिसका फर्स्ट पेपर आज 4 फरवरी 2023 को सुबह की शिफ्ट में हुआ है और इस पेपर की जो आंसर की है वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। हालांकि जहाँ तक मैंने पेपर को देखा, एक तरीके से काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर है। यूँ कहें कि जितने हल्के में इस पेपर को ले रहे थे, उसके मुकाबले कई सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी हैं और कई सारे क्वेश्चन इससे अपने लेवल से ऊपर के भी हैं। जैसे कई सारे क्वेश्चन अभी आएंगे जो सिलेबस में नहीं थे, उसके बावजूद पूछे गए हैं, और सिलेबस में दिया गया कोई चैप्टर्स में पूछा, उसको छोड़ा भी गया है। चलिए, जो भी है, एग्ज़ाम है, हार्ड है तो सबके लिए, इजी है तो सबके लिए। तो विद अ कूल माइंड लेट्स स्टार्ट आंसर सॉल्विंग। ओके, तो दोस्तों, अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है आज का, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई। जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है, भारत में बाघ परियोजना, टाइगर रिजर्व, जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो भारत में कब शुरू किए गए। तो दोस्तों, अपने पास ऑप्शन है कि भारत में बाघ जो परियोजनाएं हैं वो स्टार्ट हुई थी 1 मार्च 1972, 1 मार्च 1973, 1 अप्रैल 1973 और 1 अप्रैल 1972। तो दोस्तों, जो सही जो जवाब है वो है 1 अप्रैल 1973। अब मैं पहले पर्सन के साथ ही आपको ये बता दूं कि आखिर मैं ये आंसर सॉल्विंग इसलिए नहीं करवा रहा कि मैं आंसर की बना रहा हूँ। आप इसलिए इस आंसर की को या इस वीडियो को तक ध्यान से देखें क्योंकि अभी 5 पेपर होने और शेष हैं और पांचों पेपर्स में सिमिलर लेवल के क्वेश्चंस डाले जाएंगे, और जब सिमिलर लेवल के क्वेश्चन डाले जाएंगे तभी नॉर्मलाइजेशन आसानी से हो पाएगा। इसलिए मेरी ये कोशिश रहेगी कि हर एक जो पर्सन है उससे रिलेटेड या उसके लेवल के और पर्सन हमें याद करें। जैसे मान लो बाघ परियोजना इस पर्सन में पूछी गई है अपने किसके बारे में, भारत के बारे में, लेकिन हो सकता है अगला क्वेश्चन राजस्थान के बारे में हो और राजस्थान की पहली बाघ परियोजना पूछे। तो अगर राजस्थान की पहली बाघ परियोजना पूछे तो राजस्थान की पहली बाघ परियोजना दोस्तों आपको बतानी है कौन सी, रणथंबोर। कौन सी बतानी है, रणथंबोर। रणथंबोर सवाई माधोपुर। दूसरी परियोजना पूछ ले तो वो है सरिस्का, अलवर। और तीसरी परियोजना अगर पूछे तो वो है मुकुंदरा हिल्स। कौन सी, मुकुंदरा हिल्स। और चौथी है रामगढ़ विषधारी। कौन सी होगी दोस्तों, रामगढ़ विषधारी, बूंदी में जो है। और पांचवी जो बाघ संरक्षण परियोजना वो कुंभलगढ़ राजसमंद में होने वाली है। कहाँ होने वाली है, कुंभलगढ़ राजसमंद में होने वाली है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, इसका जवाब तो 1 अप्रैल 1973 है, लेकिन राजस्थान की जो पांचों बाघ परियोजनाएं हैं वो आप पढ़ें अगले पेपर के लिए ध्यान से, ताकि आपका अगर संबंधित क्वेश्चन हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो पर्सन है वो है, बीकानेर जिले से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है। बीकानेर जिले से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है। दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है कोई नदी नहीं है, दूसरा कांतली, तीसरा मैनथा, चौथा घग्गर। तो हमें पता है चूरू और बीकानेर, एक तो चूरू और बीकानेर, इन दोनों में कोई नदी नहीं है। चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आपको हर पर्सन के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अगला पूछे, हो सकता है अगले पेपर में आपसे पूछा जाए, बीकानेर के बजाय सीकर पूछा जाए, तो सीकर में कौन सी नदी बहती है। तो सीकर में नदी बहती है कांतली, साथ में बहती है कहाँ पर, झुंझुनू में। सीकर और झुंझुनू की नदी पूछे तो कांतली बतानी है। मैनथा, ये जयपुर की नदी है। कहाँ की नदी है, जयपुर की। और घग्गर, ये गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहने वाली नदी है, जिसका पार्ट क्या कहलाता है, नाली कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड क्वेश्चन का जवाब तो क्या था, कोई नदी नहीं है बीकानेर और चूरू में। चलिए अगले पर्सन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जनरल साइंस का है और ये क्वेश्चन कहता है, क्वासियोरकोर आमतौर पर बच्चों में इस आयु सीमा में देखा जाता है कि कौन से एज ग्रुप में ये वाली जो बीमारी है वो होती है। तो दोस्तों, ये वाली बीमारी होती है 1 से 4 वर्ष की आयु के दौरान, 1 से 4 वर्ष की आयु के दौरान। सॉरी। अगला जो पर्सन है वो है, शीला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है। शीला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है। तो जो आमेर के शासक थे मान सिंह, वो पश्चिम बंगाल से लेकर आए थे शीला देवी की मूर्ति और उसे स्थापित किया था कहाँ पर, आमेर में।
आमेर दुर्ग में शिला देवी की मूर्ति स्थित है और ये इनकी इष्ट देवी है। अगर आपसे पूछा जाए तो जो आमेर के जो कछवाहा है, आमेर के कछवाहों की इष्ट देवी है, कछुआओं की इष्ट देवी है, जबकि इनकी कुल देवी कौन है? जमुआय माता। जमुआय माता जयपुर के कछुआओं की कुल देवी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला जो प्रश्न है वो मैथ का है, जिसको बाद में सोल्व करवाएंगे। फिलहाल जीके के प्रश्न देखते हैं फर्स्ट राउंड में। बूंदी व कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बूंदी व कोटा क्षेत्र में, तो दोस्तों कोटा और बूंदी को हम लोग क्या कहते हैं? हाड़ौती। तो बोली कौन सी बोली जाएगी? हाड़ौती। सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, हाड़ौती बोली बोली जाएगी। अगला प्रश्न जनरल साइंस का है और वो है बेकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? तो बेकिंग उद्योग में यीस्ट, जिसको हम खमीर कहते हैं, इस कवक का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता सांपों से भी संबंधित हैं? निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता सांपों से संबंधित है? ऑप्शन मिला है हमें गोगा जी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी और पाबू जी। तो दोस्तों इनमें अगर देखा जाए तो अपने गोगा जी को हम सांपों के देवता के रूप में मानते हैं। हालांकि तेजा जी हैं, लेकिन गोगा जी को भी अगले ने भी यही कहा सांपों से भी संबंधित है। तो गोगा जी सांपों से संबंधित है। अब पूछे तो पाबू जी ऊँटों के देवता है। पाबू जी किसके देवता है? ऊँटों के देवता है। रामदेव जी, मल्लीनाथ जी ये लोक देवता हैं, लेकिन अगर ये जीव जंतुओं से इनको जोड़ा जाए तो सांपों से गोगा जी, तेजा जी और पाबू जी ऊँटों से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न मैथ का है, फिलहाल स्किप करेंगे। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास व बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था? निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास व बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखना, कालीबंगा पीलीबंगा में तो 100% ईंटें ही ईंटें हैं, वहाँ पे ईंटों का प्रयोग होता था। सबसे अगर पहले बात करें हम तो वो है भाई गणेश्वर जो सीकर में है। गणेश्वर कहाँ पर है? सीकर में है और कांतली नदी के किनारे है। यहाँ पर ईंटों का नहीं, यहाँ पे सारा उपयोग पत्थरों का होता था। यहाँ पर तो इवन पत्थर का बांध भी मिला है। पत्थर का क्या मिला है भाई? बांध। तो बस्ती आवास बनाने के लिए भी यहाँ पत्थरों का उपयोग होता था, ईंटों का नहीं होता था। पीलीबंगा में था, कालीबंगा में था, नूह है भरतपुर में था, लेकिन गणेश्वर में नहीं था। अगले प्रश्न पे चलें। जोधपुर का प्रसिद्ध बादड़ा निम्नलिखित में से क्या है? जोधपुर का प्रसिद्ध बादड़ा निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों बादड़ा है एक पोमचा, लकड़ी का मंदिर, जस्ते से बना पानी का पात्र और जरी साड़ी। तो दोस्तों बादड़ा है वो जोधपुर में बनने वाला एक जस्ते का पात्र है, जिसके ऊपर चमड़े की कढ़ाई कर दी जाती है। उसको चमड़े से ढक दिया जाता है और ये पानी को ठंडा रखने के काम में आता है। इसको बोला जाता है बादड़ा। ठीक है। अब इस प्रश्न का तो जवाब हो गया बादला, लेकिन अगर लकड़ी के मंदिर को क्या कहा जाता है ये पूछ लें तो दोस्तों ये होती है कावड़। लकड़ी का जो मंदिर होता है उसको बोलते हैं कावड़। और पोमचा क्या चीज़ है? ये है स्त्रियों द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक परिधान, जो प्रसव काल में प्रसव के समय माता पिता द्वारा भेजा जाता है। पितृपक्ष के मतलब जो स्त्री है उसके पीहर पक्ष की तरफ से भेजा जाता है। और इसमें यह भी फिक्स है कि कब पीला पोमचा आएगा और कब गुलाबी पोमचा आएगा। फिलहाल अपने बादला का जवाब ये था। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक कौन थी? तो दोस्तों ये थी अपने पूनम गुप्ता। कौन थी? पूनम गुप्ता। हाँ दोस्तों मुझे लगता है इस पेपर में हम लोग आधा पार्ट छोड़ते चले जा रहे हैं पहले, क्योंकि हमने आधा ही मान रखा है, जबकि इसमें हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों एक साथ हैं। तो एक बार मैं जो शेष चैप्टर इसका रह गया वो क्लियर करवा देता हूँ। एक ये मैथ का क्वेश्चन था, ये देखो। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की दवाइयाँ जनरल साइंस का क्वेश्चन है, अपच के निदान के काम में आती है? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा, इसका सही जवाब है प्रत्यमल। जो दवाइयाँ हैं वो अपच यानी कब्ज वगैरह के काम में उसको रोकने के लिए ली जाती है। अगले प्रश्न पे पहुँचे।
राजस्थान के किस समुदाय के लोगों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? राजस्थान के किस समुदाय के लोगों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो विश्नोई, दादूपंत, रामस्नेही, जसनाथी। दोस्तों ये जो जसनाथी संप्रदाय के जो जाट सिद्ध लोग होते हैं उनके द्वारा कतरियासर बीकानेर में अग्नि नृत्य किया जाता है। तो अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर, जसनाथी जाट संप्रदाय के लोग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलें। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है किसी वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। तो इसका जवाब होगा दोस्तों अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा। अगला प्रश्न, विश्वास स्वरूपम क्या है? विश्वास स्वरूपम किसकी प्रतिमा है? तो दोस्तों हाल ही में नाथ द्वारा के अंदर भगवान शिव की विशाल मूर्ति का अनावरण किया गया। विशाल मूर्ति बनाई गई, पहाड़ी के ऊपर बनाई गई है और कई किलोमीटर दूर से ये पहाड़ी दिखाई देती है। उदयपुर जाने वाले रास्ते पर हमें साफ साफ ये मूर्ति दिखाई देती है। तो ये मूर्ति है किसकी? तो दोस्तों ये मूर्ति है भगवान शिव की। किसकी है? भगवान शिव की ये मूर्ति है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कहाँ पर स्थित है, तो ये है नाथ द्वारा में। किसकी है ये? नाथ द्वारा में है। और जो मिराज ग्रुप है जो कि तंबाकू वगैरह के उत्पाद बनाता है, उस मिराज ग्रुप के द्वारा ये बनाई गई है। मिराज ग्रुप के द्वारा बनाई गई है। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है वो मैथ का है, स्किप करते हैं फिलहाल। किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया? ट्रेंच आयोग, तो दोस्तों ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था बेंगू किसान आंदोलन के संबंध में। बेंगू किसान आंदोलन के संबंध में। बिजोलिया किसान आंदोलन, इसके लिए तो हामिद हुसैन कमेटी बनी थी एक बार। तो कौन सी बनी थी? हामिद हुसैन कमेटी। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपके साथ क्लियर करूँ, ट्रेंच की जगह आपसे हो सकता है अगली बार टेलर कमीशन पूछा जाए। टेलर कमीशन, ये टेलर कमीशन का संबंध किससे था? तो दोस्तों टेलर कमीशन का संबंध 1857 की क्रांति के दौरान जब आउवा ठाकुर कुशाल सिंह को पकड़ लिया जाता है, तो कुशाल सिंह के विरुद्ध जो जांच दल बनता है वो टेलर कमीशन होता है। कौन सा होता है? टेलर कमीशन। यहाँ पर है ट्रेंच कमीशन। हाँ, बिजोलिया के साथ एक और लिखो। ये तो बेंगू तो अपना सही जवाब है, प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न क्या हो सकता है, ये तैयारी करनी है हमें। तो अगला बिजोलिया के बारे में पूछे तो एक तो हामिद हुसैन समिति बनी थी, दूसरी समिति बनी थी बिंदुलाल भट्टाचार्य। बिंदुलाल भट्टाचार्य समिति बनी थी। एक सेकंड, थोड़ा लिखने में ठीक रहे। ये तो बेंगू तो जवाब अपना सही है भाई। ये तो अपना जवाब कौन सा हो गया? बेंगू का। ठीक है, बिजोलिया के बारे में क्या लिखोगे? एक तो हामिद हुसैन समिति और दूसरी बिंदुलाल भट्टाचार्य समिति। बिंदुलाल भट्टाचार्य समिति। ये मैं इसका जवाब नहीं बता रहा हूँ, फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चन के लिए आपको बता रहा हूँ, ये पूछा जा सकता है। टेलर कमीशन मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न, ऑर्नामेंट्स ऑफ तारकसी, यानी तारकसी के आभूषण या जेवर किस स्थान, तारकसी के आभूषण या जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों ये है नाथ द्वारा के। नाथ द्वारा में तारकशी, जो भी हथियार वगैरह के ऊपर सोने चांदी के तारों से, पीतल के तारों से जो डिज़ाइनें बनाई जाती थी वो तारकसी है। अब देखो दोस्तों, अभी पिछले पेपर में क्वेश्चन था नाथ द्वारा चित्रशैली, हो सकता है आपकी बार आपसे चित्रशैली पूछ ले। और चित्रशैली में यहाँ पर फेमस है पिछुई। कौन सी? पिछुई चित्रशैली। भगवान कृष्ण के चित्र इसमें ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर कमला और इलायची नामक दो क्या थी? कमला और इलायची, ये महिला चित्रकार हुई है। चलिए उम्मीद करें ऐसे क्वेश्चन आपको अगले पेपर में मिल जाए, इसलिए माथापच्ची हो रही है सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किससे नियुक्त किया गया था? वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किससे नियुक्त किया गया था? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि वृहद राजस्थान चौथा चरण था। कौन सा चरण था? चौथा चरण। और अगर हम बात करें कि चौथे चरण में किसे राज प्रमुख बनाया गया था, तो दोस्तों जैसे हम याद करते हैं ना उबी भीमा, हम याद करते हैं
उभी और ये भीमा, सॉरी उभी भूमा है ये, उभी भूमा। यानी देखो पहले चरण में उदयभान सिंह, दूसरे में भीम सिंह, तीसरे में भूपाल सिंह और चौथे में मान सिंह। चौथे में कौन? मान सिंह। उदय, भीम, भूपाल, मान सिंह कैसे भी आप देख लें। तो चौथे चरण में था महाराजा सवाई मान सिंह। महाराजा सवाई मान सिंह जयपुर के थे ये, महाराजा सवाई मान सिंह, वृद्ध राजस्थान के राज प्रमुख। लेकिन अगर यही प्रश्न अगले पेपर में रिपीट होता है, अगला बंदा ये कहता है वृद्ध राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन थे, क्या लगा दे? महाराज प्रमुख। तो दोस्तों महाराज प्रमुख होंगे कौन? भूपाल सिंह। फिलहाल सवाई मान सिंह है, लेकिन उस वक्त महाराज प्रमुख बनाया गया था जो मेवाड़ के महाराणा थे भूपाल सिंह को। और ध्यान रखना ये विकलांग थे। अगर अगला प्रश्न इस तरीके से भी पूछे कि राजस्थान के एकीकरण के समय कौन से शासक विकलांग थे, तो वो थे महाराणा भूपाल सिंह। इन्हें महाराज प्रमुख का पद भी दिया गया था। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलें। मैथ का क्वेश्चन है, फिलहाल स्किप ही करते हैं। निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू का विकल्प नहीं है? निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू का विकल्प नहीं है? तो दोस्तों कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है आपका आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट प्रश्न, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस बार तो दया करिए बच्चों पे, क्वेश्चन नॉर्मल सा डाला है। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो दोस्तों अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो तो कौन है? गुरु शिखर है। लेकिन इसने दूसरी पूछी है, तो गुरु शिखर है 1722 मीटर, ये है 1597 मीटर, और यही दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अचलगढ़ है आपकी 1380। ठीक है, सॉरी गलत लिख रहा हूँ मैं, लिखने में गलत लिख रहा हूँ। गुरु शिखर 1722 सबसे ऊंची चोटी, शेरगढ़ 1597 है ये सेकंड नंबर पे आती है। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। ओके, तो शेरगढ़ है इसका सही जवाब। और वैसे दोस्तों आपको है ना ये याद ही कर लेना चाहिए। अब ये क्लियर हो जाता है यहाँ पर कि जो अरावली की जो चोटियाँ हैं उनमें छोटे बड़े वाले जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इसकी जो ट्रिक है वो याद करें। अगले प्रश्न पे चलें। जलवायु परिवर्तन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? तो दोस्तों सीधी सी इसमें जो रैंक रही है अपने, वो रैंक है कौन सी? 8वीं रैंक है। अगला प्रश्न जनरल हिंदी का, तो इसमें है मैं अपने आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? मैं अपने आप, तो आप देख लो इसमें सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप चला जाऊंगा निजवाचक सर्वनाम है। अगले प्रश्न पे चलें। हु इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमन, यानी कि यहाँ देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्षा कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्षा कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है कौन? श्रीमती रेखा शर्मा। श्रीमती रेखा शर्मा। हालांकि डॉक्टर गिरजा व्यास भी रह चुकी है किसी ज़माने में, जो राजस्थान के उदयपुर से हैं, फिलहाल स्वर्गीय हैं वो अब। अगले क्वेश्चन की बात करें। हेमांग जायसवाल ऑफ राजस्थान इज़ अ प्लेयर ऑफ, राजस्थान के हेमांग जायसवाल किस गेम के खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों वो खिलाड़ी है किसके? जूडो के। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न हाँ यहाँ से देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 21-22 में राजस्थान के स्थिर 2011-12 की कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी? तो दोस्तों वृद्धि दर थी 11.04%। कितनी? 11.04%। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल साइंस का है। सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण क्या होता है? तो दोस्तों इसका ये होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री लेंस वाला क्वेश्चन है जनरल साइंस का, 90 डिग्री।
अगले प्रश्न पे आए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको दिए गए हैं मूल अधिकार और उनसे संबंधित अनुच्छेद। तो दोस्तों इसने पूछा सुमेलित नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 ठीक है, 5 प्रकार की रिटें इसमें आती है। भेदभाव यानी समानता वाला 15, ये भी सही है। संघ के निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 19 देता है, ये भी ठीक है। जीवन की रक्षा का अधिकार यानी जिसको हम लोग प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के में पढ़ते हैं, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 21 में आती है मेरे भाई। कितने में आती है? अनुच्छेद 21 में। तो डी वाला है वो गलत है, बाकी तीनों सही है। तो आपका डी ऑप्शन है वो गलत है, लेकिन यही प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ। निम्न में से किसके समय किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? तो सबको पता है भाई, राजा सावंत सिंह। सामंत सिंह लिखा है लेकिन एक्चुअल में ये है सावंत सिंह, राजा सावंत सिंह। और इन्होंने अपनी जो प्रेमिका थी, जो बनी ठनी थी, जिसके और स्वयं के चित्र बनवाए थे, किससे? नागरीदास नहीं, मयूर ध्वज निहाल चंद से, राजा सामंत सिंह। और प्रमुख चित्र बना था कौन सा? बनी ठनी। ओके। और बनी ठनी ये चित्र बनाया था मयूर ध्वज निहाल चंद ने। चित्रकार का नाम और हो सकता है अगले पेपर में पूछा जाए, तो वो कौन है? निहाल चंद। ठीक है। और महिला चित्रों में सबसे प्रमुख चित्र है, इसी बनी ठनी को कहा जाता है भारत की मोनालिसा। क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा। मेरे कहने का मीन्स ये है कि हो सकता है अगले पेपर में इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएं। फैयाज अली और एरिक डिक्सन इस शैली को प्रकाश में लाने वाले लोग थे। ठीक है। और जो बनी ठनी नाक में जो आभूषण पहनती है, वो पहनती है कौन सा भाई? बेसरी। कौन सा पहनती है? बेसरी। और कौन से तालाब में खड़ी रहती है? तो उस तालाब का नाम है भाई गेंदोलाव तालाब। कौन सा नाम है? गेंदोलाव तालाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेटिंग टूलबार में उपलब्ध फ़ॉन्ट साइज, टूलबार में उपलब्ध न्यूनतम एवं अधिकतम फ़ॉन्ट साइज क्या होगा? तो दोस्तों अधिकतम और न्यूनतम वाला है 8 और 72, 8 और 72, मतलब मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 फ़ॉन्ट साइज तक आप टाइप कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न पे जाते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है, एयर मार्शल शेख अब्दुल हन्नान फ्लाइट कैडेट्स की ग्रेजुएशन परेड के मुख्य अतिथि थे। एयर मार्शल शेख अब्दुल हन्नान फ्लाइट कैडेट्स की ग्रेजुएशन परेड के मुख्य अतिथि थे, वे हैं। ये कौन है भाई? जो शेख अब्दुल हन्नान कहाँ से हैं? तो ये शेख अब्दुल हन्नान है भाई बांग्लादेश से। कहाँ से? बांग्लादेश से। अगला प्रश्न है, दी गई श्रेणी का अगला पद है। दी गई श्रेणी का C, E, H और ये I है या Q है, थोड़ा साफ नहीं दिख पा रहा। और उसके बाद में अगला कौन सा होगा? तो दोस्तों PDF तो इस बार इसी तरीके के हाथ लगी है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट जवाब है वो है दोस्तों W। जो डी ऑप्शन है वो इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पे पहुँचे। निम्न में से कौन सा एक्चुअल फंक्शन A1, A2, A3, A4 सेल का योग खोजने के लिए सही है? तो इसके लिए जो सबसे सही है वो है ऑप्शन डी, सम ब्रैकेट में A1 और A4। ओके, डी वाला सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर स्मरण पत्र भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों स्मरण पत्र के लिए आएगा अनुस्मारक, उसे याद दिलाने, जिसको मेमोरेंडम बोला जाता है। अगर यही प्रश्न इंग्लिश में होता तो हम इसको कहते हैं मेमोरेंडम। क्या कहते हैं? मेमोरेंडम कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलें। निम्न में से कौन सा रक्त समूह एक सर्वदाता समूह है जो सबको ब्लड देता है? जो सबको ब्लड दे सकता है तो वो है O। कौन सा है? ब्लड ग्रुप O, सर्वदाता समूह है। अगले प्रश्न पे चलें। हैबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान व उद्दीपन कितना जरूरी होता है? हैबर प्रक्रिया में तापमान व उद्दीपक कितना जरूरी होता है? तो दोस्तों ये है 450 डिग्री, सॉरी डिग्री क्या है? सेल्सियस है। 450 डिग्री सेल्सियस है आयरन के लिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। दोस्तों इस बार की CET एग्ज़ाम ने ये तो डिसाइड कर दिया है कि आप छोटी सी तैयारी करके CET की एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं बना सकते। इसके लिए तो आपको उसी लेवल की तैयारी की आवश्यकता है जो बाद में आप किसी मेन एग्ज़ाम के लिए करने वाले हो, वही आपको शुरू में करनी चाहिए थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले की
राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के चरण प्रथम में सम्मिलित नहीं किया गया है? किस को शामिल नहीं किया गया है? तो दोस्तों अलवर को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगले प्रश्न पे चलें। अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड है। अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड है। तो दोस्तों ये जो ट्रिपलेट कोड है वो है UAA। नेक्स्ट पे चलें। अगला जो क्वेश्चन है, 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया किसे? आशा पारेख को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा रह गया? एबोनी ट्रीज। एबोनी वृक्ष कौन से वनों में मिलते हैं? तो एबोनी जो वृक्ष हैं वो मिलते हैं दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज, ये जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द वर्ड्स विच आर नियरली अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ओपेक। ओपेक का मतलब होता है दोस्तों पारदर्शी, बिल्कुल साफ स्वच्छ, दैट इज ओपेक। अब अपने से पूछा है इसका अपोजिट, तो जो पारदर्शी होता है उसका ओपेक का मतलब होता है धुंधला। और यहाँ पे अगला आपने से पूछ रहा है इसका अपोजिट, और इसका अपोजिट होगा दोस्तों ट्रांसपेरेंट। जस्ट ए मिनट, एक मिनट, सॉरी टू डिस्टर्ब। ओके, ओपेक का मतलब होता है अस्पष्ट, और हमें चाहिए इसका अपोजिट, तो वो है दोस्तों ट्रांसपेरेंट, साफ साफ दिखने वाला। बिकॉज ब्लर्ड, क्लाउडी, हैजी, इस सब का मतलब अस्पष्ट ही होता है। जैसे कई बार कहा जाता है ना कि तस्वीरों को ब्लर कर देते हैं, कलर को ब्लर कर देते हैं ताकि साफ नहीं दिखता। क्लाउडी का मतलब है जो बादलों वाला धुंधला, जो आकाश ही साफ नहीं होता। तो ट्रांसपेरेंट इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? झीलें दी गई है दोस्तों रेवासा, डीडवाना, डेगाना, कुचामन। और तो याद रहे न रहे, रेवासा है वो सीकर में है। रेवासा कहाँ पर है? सीकर में। खारे पानी की झील है। कौन से पानी की झील है? खारे पानी की झील है। और यहाँ पर सप्त गोमाता मंदिर है, ये ध्यान रखना, सप्त गोमाता मंदिर है। सप्त गोमाता मंदिर रेवासा सीकर में, और ये रेवासा झील भी सीकर में है, जैन अतिशय क्षेत्र भी है। तो रेवासा इस प्रश्न का सही जवाब है। बाकी डेगाना, डीडवाना, कुचामन ये तीनों की तीनों है नागौर में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। किससे करता है? राज्य के महाधिवक्ता को जी नहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नहीं, उच्च न्यायालय को नहीं, ये करता है राज्य सरकार को। राज्यपाल को उन्हें पेश करता है पूरे साल भर की कार्यवाही, और राज्य सरकार उस पर संबंधित कोई उन सिफारिशों पर या उन प्रतिवेदन पर क्या काम करती है और क्या काम नहीं करती, वो उसे सदन में बताना पड़ता है, सदन में पेश करना पड़ता है। अगले प्रश्न पे चलें, जो मैथ का है, फिलहाल के लिए स्किप करते हैं। नेक्स्ट इसमें समीकरण निकाय, चलिए मैं आपको इसका आंसर तो बता देता हूँ, बाकी कैसे समीकरण सोल्व हुआ। तो ये है प्रतिच्छेदी, प्रदर्शित जो रेखा है वो कौन सी है? प्रतिच्छेदी रेखा है। नेक्स्ट पे चल रहे, जसवंत थड़ा ऑफ जोधपुर वाज बिल्ट। जसवंत थड़ा जोधपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कि जसवंत थड़ा जो बिल्डिंग है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका राइट जवाब है भाई महाराजा सरदार सिंह। किसके द्वारा? महाराजा सरदार सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है।
पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है? तो दोस्तों पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। कौन सा है? महेंद्रगिरी। अगले प्रश्न पे चलें, जो इंग्लिश का ही है, जनरल इंग्लिश का। समवन हु वॉक्स इन स्लीप, समवन हु वॉक्स इन स्लीप, वो आदमी जो नींद में चलता है, वो आदमी जो नींद में चलता है वो कौन सा है? तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन सी है, वही सो से सोने वाला दिख रहा होगा आपको, ये है सोमेनबुलिस्ट, सोमेनबुलिस्ट, ये है आपका नींद में चलने वाला आदमी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं किया, अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया? दोस्तों अकर्मक क्रिया पूछिए तो अकर्मक क्रिया है वह रात भर नहीं सोया, वह रात भर नहीं सोया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम क्या है? ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम क्या है? दोस्तों अभी तक ब्लू पोट्री स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत जी के नाम से चला करती, जो श्री माधोपुर के थे। फिलहाल नया ट्रेंड चला है नरोत्तम जांगीर, नरोत्तम जांगीर, नरोत्तम जांगीर जो जयपुर से है, ब्लू पोट्री के स्वनाम धन्य कलाकार हैं। अगले प्रश्न पे चलें, महाराजा श्री उम्मेद मील राजस्थान में कहाँ स्थित है? महाराजा उम्मेद मील्स राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों महाराजा उम्मेद मील है कहाँ पर? पाली में है, ये है पाली में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल के बारे में। श्री कलराज मिश्र, श्री कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल है कौन से नंबर के? 44वें, 39वें, 40वें, 41वें? बच्चों की जान ही लेनी थी क्या? ऐसे भी कोई प्रश्न पूछता है। 41वें नंबर के थे, कोई बात नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न है वो इंग्लिश का ही है, और प्रीपोजिशन भरना है हमें, हमें भरना है इसमें क्या? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन कहता है कि प्रीपोजिशन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, व्हाट इज टाइम, योर वॉच, व्हाट इज टाइम, योर वॉच। तो दोस्तों हालांकि हमें लगता है इन आना चाहिए, लेकिन हमेशा ये कहा जाता है व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, क्योंकि हो सकता है मेरी घड़ी में 10 बजे हो, दूसरे वाले में 10:30 बजे हो, तीसरे वाले ने 9:45 ही बजा रखे हो, तो अगला बंदा तो ये के साथ तुम्हारी घड़ी के अनुसार, तुम्हारी घड़ी के अनुसार टाइम क्या हुआ है? तो दोस्तों सही जवाब होगा बाई। और अगले वाला बताने वाला भी क्या बताएगा? इट इज़ 9 o'clock बाई माई वॉच, तो बाई जवाब है इसका। अगले प्रश्न पे चलें, अक्टूबर 2022, हालांकि थोड़ा दिखने में आपको परेशानी होगी, मैं साफ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरवी शहर, गुजरात के मोरवी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया था, वह किस नदी पर बनाया गया था? मोरबी गुजरात में हाल ही में एक पैदल चलने के लिए एक पुल था, जिस पे लोगों की संख्या बढ़ जाने की वजह से वो ढह गया था, तो ये कौन सी नदी पर था? तो दोस्तों इसकी जो नदी है वो है दोस्तों मच्छू नदी, आप देख पा रहे हैं मच्छू नदी है। यहाँ पर एक नदी और है भाई, साबरमती। इस साबरमती के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। साबरमती नदी का उद्गम होता है भाई राजस्थान से, इसका उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान से होता है, लेकिन ये गुजरात की प्रमुख नदी है। प्रमुख नदी किसकी कहलाती है? गुजरात की। हमें तो लगता ही नहीं कि साबरमती राजस्थान की, लगता है साबरमती गुजरात की है, लेकिन इसका उद्गम होता है राजस्थान के उदयपुर से, ठीक है। और 7 नदियों के संगम से ये बनती है। प्रश्न यूँ पूछा जा सकता है, राजस्थान से निकलकर गुजरात की प्रमुख, गुजरात में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? दैट इज साबरमती। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भगवान बुद्ध के पवित्र कपिलवस्तु अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था, भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो दोस्तों वो किया गया था कहाँ पर? मंगोलिया में। कहाँ पर? मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो उत्तम श्रेणी का यहाँ पे पिट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। तो दोस्तों ये है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट किस्म के कोयले में सबसे कम धुआं और अधिक ताप होता है, कार्बन सबसे कम उत्सर्जित करता है। यहाँ पर एक प्रश्न और देख लें, राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है?
राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? तो इस प्रश्न का जवाब कैसे ढूंढेंगे? इस प्रश्न का जवाब ढूंढना होगा हमें कैसे? राजस्थान में लिग्नाइट कोयले पर आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। जब पाया ही जाता लिग्नाइट है तो लिग्नाइट पे ही आधारित होगी ना। वैसे सबसे बेस्ट कौन सा है? एंथ्रासाइट, जो अपने प्रश्न का जवाब है। अगला जो प्रश्न है, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष चालू किया गया? तो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम 1977 से 78 1977-78 में ये काम चालू किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया, ये कौन से नंबर के खेल थे? तो उसमें ऑप्शन दे रखा है 37वें, 34वें, 60वें नंबर का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया, ये कौन से नंबर के गेम थे भाई? 37वां था, 34वां था, 35वां था या 36वां था? तो दोस्तों ये था कौन सा? 36वां। ये 36वें नंबर के आयोजन थे और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये खेले गए थे। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम को अभी यूँ कहें कि भारत का शायद सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है, जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे और हल्के कण ऊपर रहते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है निष्पदन में, अपकेंद्रण में, आंशिक आसवन में या वाष्पीकरण में? तो दोस्तों इसका क्या कौन से सिद्धांत की थीम है ये? तो ये है अपकेंद्रण की। किसकी? अपकेंद्रण की। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है ना, अंतर्धान, कौन सा? अंतर्धान, ये शुद्ध वर्तनी है इसकी, अंतर्धान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा रक्त समूह है सार्वभौमिक ग्राही है? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह है सार्वभौमिक ग्राही, अर्थात वो किसी भी टाइप के डोनर से रक्त ले सकता है? तो दोस्तों सर्वग्राही आपका जो रक्त है वो है कौन सा? AB पॉजिटिव। कौन सा? AB पॉजिटिव। और O क्या था? सर्वदाता। वो था सर्वदाता था। सेम क्वेश्चन ब्लड से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उठाए गए हैं दोनों। राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? दोस्तों पहले तो क्वेश्चन का मैं जवाब दे देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं इससे संबंधित और क्वेश्चन क्या होंगे। BWHW, कौन सा? BWHW वाला जो पार्ट है वो क्या करता है? सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। अभी मैं इसके लिए बात करूं, अब हो सकता है अगले पेपर में आपसे पूछा जाए कि उपरोक्त जलवायु खंड किसके हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, व्लादिमीर कोपेन द्वारा किए गए जलवायु विभाजन है BWHW, BSSW, AW और CWG। तो आप मेरे कहने से ये जो अपने कोपेन, त्रिवार्था और थार्नवेट तीनों के जलवायु खंडों के नाम याद करें आप। सबसे पहले तो क्या करें? नाम याद करें। तो देखो BWHW, BSSW, CWG, AW, ये तो एक इसके कोपेन के। अब मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ त्रिवार्था के कौन से थे। त्रिवार्था ने बनाए थे कौन से? BWH, BSH, फिर CAW और AW। ठीक है, ये चार हो गए। और फिर अपना एक जो थे थार्नवेट महोदय, उनका क्या था? EA, DB, DA और CA। ठीक है, ये उनके जलवायु खंड थे। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कि जलवायु प्रदेशों में से प्रश्न हर पेपर में आने वाला है और आप इन जलवायु खंडों को ढंग से याद करें। ठीक है, BWHW बिल्कुल शुष्क जलवायु खंड है जहाँ पे बारिश कम होती है। यूँ कहीं राजस्थान का ये वाला भाग अगर मैं यहाँ इमेजिन करूँ तो ये वाला भाग है वो है BWHW, ये वाला पार्ट BSHW और ये वाला पार्ट था CWG और यहाँ पर है AW। ओके, तो ये सबसे कम वाला पार्ट है।
अगला प्रश्न देखें, सी सेव्ड मनी फॉर ए रेनी डे। सी सेव्ड मनी फॉर ए रेनी डे, उसने पैसे बचाए फॉर रेनी डे। दोस्तों यहाँ पे बस इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रेनी डे का मतलब क्या है, ये मुहावरा है भाई एक। तो रेनी डे का अगर आपने बरसात अर्थ मान लिया, मैं अक्सर क्लास में पढ़ाने के दौरान बताता हूँ कि मुहावरे में जो वर्ड दे दिया जाता है वो उसका रियल मीन्स नहीं होता। अगर रेनी दे दिया तो रेनी का मतलब बारिश वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो आप सबसे पहले उन शब्दों को काटते हैं जिनमें रेन या रेन से रिलेटेड अर्थ आ रहा हो। रेन से भीगना नहीं होगा, यहाँ पर भी भीगना ये भी नहीं होगा, रेन का मतलब बारिश ये भी नहीं होगा। देखो, उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए। मैं आपको कह दूं, जो ईडियम और प्रोवर्ब्स है उनमें जो शब्द प्रश्न में दे दिया जाता है, वो प्रश्न या उससे संबंधित क्रिया जिन जिन ऑप्शन में आ जाए उनको आप क्रॉस मार दो, वो उसका सही अर्थ नहीं होगा, वो उसका सही अर्थ नहीं होगा। जैसे रेन दे दिया तो रेन का मतलब बारिश भीगना नहीं होगा, दूसरा ही मीन्स निकलेगा, और ये है उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सीडीआर की सीडी पर सीडी के डेटा को, सीडीआर प्रकार की सीडी पर डेटा को क्या किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, सिर्फ एक बार पढ़ा जा सकता है। तीसरा है कई बार पढ़ा पर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। और चौथा ऑप्शन सिर्फ एक बार पढ़ा और कई बार लिखा जा सकता है। तो दोस्तों चौथे वाले का तो कोई सेंस ही नहीं होता, एक बार पढ़े और कई बार लिखें, क्या मतलब है भाई। जिसको एक बार लिखें और कई बार पढ़ें, ये सही है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलें। मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है। आज तो कोई बंदा ऐसा बैठा था जिसने फिजिक्स का ही कोई वो फिजिक्स लवर ही है बंदा, और उसने इतने सारे लेंस के क्वेश्चन डाल दिए कि पूछो मत। मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है। सही जवाब है दोस्तों, मुख्य फोकस से गुजरती है। अगला प्रश्न है, मालपुरा करौली का मैदान किसका भाग है। तो दोस्तों ये बनास नदी का भाग है, बनास बेसिन का। क्योंकि चंबल बेसिन नहीं है, लूनी नहीं है, माही नहीं है, बिल्कुल ये मालपुरा करौली का मैदान बनास नदी का ही मैदान है। एक तो ये मालपुरा करौली का मैदान बनाती है जो टोंक में होता है, भीलवाड़ा में होता है, करौली के पास वाले क्षेत्र में बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य है। तो ये है दोस्तों, रन का मतलब चालू करना, तो यहाँ पर है प्रोग्राम को चालू करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 अक्टूबर, 15 जनवरी, 4 दिसंबर और 31 अक्टूबर। राइट जवाब है दोस्तों 31 अक्टूबर। अब अपना प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों इस दिन थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है, जयंती है। और इसी दिन यूँ मान लीजिए यही वो सरदार पटेल है जिनको लौह पुरुष कहा जाता था, जिन्होंने भारत का एकीकरण किया था। आज भारत जिस रूप में है, वो भारत में जो एकता है या भारत के इतनी सारी रियासतों को एक जगह करने का काम किसने किया था, सरदार पटेल ने किया था। और इसीलिए उनकी जयंती को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ एक बात और, गुजरात में जो उनकी मूर्ति लगी है उसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी एकता की मूर्ति। तो अब समझ जाओ आप, एकता की मूर्ति जिस व्यक्ति की बनी है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस भी उसी व्यक्ति के नाम पर और उसी की जयंती पर मनाया जाता है। डी ऑप्शन इज एक्यूरेट, 31 अक्टूबर। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि 5 जनवरी 2020 को रविवार था तो 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा।
हमारी टीम के हिसाब से जवाब होगा भाई मंडे, सोमवार होगा। जवाब क्या होगा? सोमवार होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त का, ये पीलिया रोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त का खालिस्तान का संचय हो जाता है, और वो जवाब है भाई बिलिबिरून का, बिलिरुबिन का संचय हो जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो दोस्तों इसमें जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप। व्यक्तिवाचक जनवरी, ठीक है, पृथ्वी, चांदनी चौक, प्रदीप बिल्कुल व्यक्तिवाचक है भाई। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलें। प्रभा अत्रे जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2022 है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इनका संबंध है भारतीय शास्त्रीय संगीत से, और संगीत का जो किराना घराना है, किराना घराना से ये संबंध रखती है। अगले प्रश्न पे चलें। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उसके आधिपत्य से भी मुक्त किया। तो दोस्तों ये थे महान प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम। कौन थे? नागभट्ट प्रथम। अगले प्रश्न पे आए। अगला जो प्रश्न है वो मैथ का है। एक वर्ग की लंबाई में 1% की गलती है तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में गलती का लगभग कितनी प्रतिशतता क्या होगी? तो जवाब आएगा 2%। अगले प्रश्न पे देखिए। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? विलोम शब्द कटु और कठोर सेम हो गया, निंदा और कोप लगभग सेम सा, कृतज्ञ और कृतज्ञ, स्थूल और दीर्घ, स्थूल यानी मोटा, दीर्घ यानी बड़ा, ये तो सारे पर्यायवाची चल रहे हैं। कृतज्ञ और कृतज्ञ ये सही विलोम शब्द। कृतज्ञ जो किसी का एहसान माने, और कृतज्ञ जो चाहे किसका कितना ही भला कर दो, किसी का एहसान नहीं माने, वो कृतज्ञ होगा। अगले प्रश्न पे आए। माध्यमिका व माध्य क्रमशः है ऊपर वाले पूरी इंडेक्स में। वैसे तो आपको डिटेल तो इसका वीडियो शाम को मिल पाएगा, फिलहाल इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ, 15 और 14 है। फिर अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? कौन से शब्द में प्रत्यय लगा है भाई? निवास, अन्वेषण, संकल्प, सजावट। सजावट में सजाना प्लस आवट लगा हुआ है, तो ये वाला बी है। अगले प्रश्न पे चलें। विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या है? विसंगति शब्द के लिए सही शब्द क्या है? डिस्क्रिपेंसी। ये वाला वर्ड जो बी है वो सही जवाब है। डिसमिस का मतलब अलग है, डिस्क्रिशन अलग है, सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द ओड वन आउट। इनमें से विषम चुनना है, तो इसमें से विषम बताया गया दोस्तों C++। लैंग्वेज है कंप्यूटर्स की। क्वेश्चन नंबर 105। यदि एक खंबे द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई खंबे की लंबाई का √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा? एग्जैक्ट आंसर इज 30 डिग्री का होगा। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो जनरल इंग्लिश का है। जनरल इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, ये जनरल इसका पॉलिटिकल का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? देखना, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है, भाई सही है। अध्यक्ष और दोनों नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय जिसमें अध्यक्ष 2 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। इसमें भाई सेवानिवृत्त का होना ही जरूरी नहीं है, इसके अंदर वो कार्यरत भी हो सकता है। ये वाला अलग है, यही वाला गलत लग रहा है मुझे, गलत ये वाला है। अन्य सदस्य न्यायालय, उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश व मजिस्ट्रेट अथवा रहे हों, ये सही है। तो ये तीनों सही है। इसमें जो आपका सी ऑप्शन है उसके चांसेस है सबसे ज़्यादा गलत होने के।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? तो देखो पूंगी, रणभेरी। आप देखो भेरी कब बजाई जाती है? रणभेरी युद्ध में, और युद्ध के समय कभी पूंगी नहीं बजाई जाती। ओके। मसक, ये नाचने के लिए होती है, न कि युद्ध के लिए होती है। भूंगल, ये भी इस टाइप का वाद्य यंत्र नहीं है। बांकिया, आप देखो बांकिया इस टाइप का लंबा सा लगभग 3 हाथ लंबा वाद्य यंत्र होता है, जो चाहे विजय होने के बाद भी बजाते हैं और युद्ध के समय भी इसको बजाया जाता है, वीरों में जोश बढ़ने के लिए। तो बांकिया को ही क्या कहा जाता है? भेरी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आए। गंभीरी व बेडज नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? गंभीरी व बेडज नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? ये नदियां बहती है वही कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ का किला इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों, जब उसने एक जल दुर्ग पूछ लिया आपसे, एक जल दुर्ग पूछ लिया चित्तौड़गढ़ किला, तो अगला प्रश्न आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है गागरोणगढ़ कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? गागरोणगढ़ जल दुर्ग है, और ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। इस प्रश्न को आप थोड़ा सा रिपीट मार लेना। इस बार चित्तौड़गढ़ पूछा है, अगली बार गागरोन के चांसेस बन सकते हैं, और दोनों के दोनों जल दुर्ग हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित, अगला जो क्वेश्चन है वो है मैथ का क्वेश्चन है। डायरेक्ट मैं आपको केवल आंसर टिक करवाऊंगा, क्योंकि बिना क्लेरिफिकेशन के कोई सेंस नहीं निकलता। रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉरी। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है आर टी की माता है? तो इसमें RAS+T, ऑप्शन बी इज राइट। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है वो है 2.2 घन सेमी के पीतल को 0.5 सेमी व्यास के बेलनाकार तार में खींचा जाता है, तो तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? भाई तार की लंबाई हो जाएगी 112 मीटर। उसके बाद अगला प्रश्न जो है ये है तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला शुरू होती है। तालाब हो सकता है, ये पोंड, सॉरी तालाब है। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले कहाँ से शुरू होगी? तो दोस्तों पादप पल्लवक से, पादप पल्लवक से शुरू होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है LI और MG के बीच समानता की वजह है। LI और MG के बीच समानता की वजह है, तो इसका सही जवाब है आपका उच्च विद्युत घनात्मक प्रवृत्ति। उच्च विद्युत घनात्मक प्रवृत्ति। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ? राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ? तो दोस्तों राजस्थान में लोकायुक्त का पद सृजित हुआ है कब? 1973 में, 1973। और अब जिस प्रश्न की आपसे पूछे जाने की उम्मीद है वो है कि वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो न्यायाधीश प्रताप कृष्ण लोहरा, न्यायाधीश प्रताप कृष्ण लोहरा, ये राजस्थान के लोकायुक्त हैं। वैसे अगर दोस्तों कहा जाए तो जब अधीनस्थ बोर्ड ने जो आपको सिलेबस दिया था उसमें मानवाधिकार आयोग दिया था, राज्य सूचना आयोग दिया था, RPSC दिया था, न कि लोकायुक्त दिया था। तो दिए गए सिलेबस में से आपसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए, और जो नहीं दिया गया था वो सिलेबस के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो एक तरीके से अन्याय आपके साथ, लेकिन क्या करें भाई, बोर्ड है, इन्हीं चीज़ों के लिए फेमस है, या तो पेपर लीक के लिए या फिर आउट ऑफ सिलेबस पेपर देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की अवधि है? किस समय मानसून? तो देखो फरवरी से मध्य जून, मानसून का नाम ही नहीं होता। अक्टूबर से मध्य दिसंबर, इसके बारे में सोचेंगे। दिसंबर से फरवरी के बीच जो बारिश होती है उसको तो मावट कहते हैं भाई, उसको तो क्या बोलते हैं? मावट। मध्य जून से सितंबर तक ये तो सीधा सीधा मानसून होता है उस वक्त। तो अब आप देखो इस वक्त बारिश होती नहीं है, इस वक्त की बारिश मावट कहलाती है, इस वक्त की मानसून। अब अक्टूबर से मध्य दिसंबर के मध्य जो मानसूनी जो बारिश होती है, लौटते हुए मानसून की बारिश होती है, वो अक्टूबर से मध्य दिसंबर के मध्य होती है। काश्तकार लोग इसे बिगाड़ की बारिश कहते हैं, क्योंकि या तो बाजरा काटा हुआ होता है, खेतों में फसलें पड़ी होती है, उस वक्त ये बारिश आती है। तो अक्टूबर से मध्य दिसंबर। अगला क्वेश्चन,
सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। बचपन वाला क्वेश्चन आ गया भाई आज। सिनकोना से प्राप्त, सिनकोना नामक पेड़ से प्राप्त होने वाली मलेरिया की दवाई का नाम होता है कुनेन। क्या होता है भाई? कुनेन होता है। खारी दवाइयाँ होती है। अगला प्रश्न है जन्म डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का आप ट्रांसलेशन बताओ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कौन सा होता है? तो आपको पता है डोमिसाइल पॉलिसी अधिवास प्रमाण पत्र। यहाँ पर अपने लिए सही सटीक ऑप्शन है कौन सा? मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र। अगले प्रश्न पे चलें कि बिंदु ए 3.7, ये मैथ का क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपको मैं आंसर देता हूँ। 6/5, 6/5 इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलें। निम्न में से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है? कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है? तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलने वाला है भाई, बदलने का काम असेंबलर, असेंबलर करता है इस काम को। अगले प्रश्न पे चलें। पुनीत पश्चिम की ओर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और फिर बाएं से फिर दाएं। तो इस प्रश्न का डायरेक्ट आंसर लो मेरे दोस्तों, वो है दक्षिण। कौन सा है? दक्षिण। अगले प्रश्न पे चलें। व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के। दोस्तों व्लादिमीर जेलेंस्की, जब इतिहास लिखा जाएगा तो एक ऐसा आदमी जिसके बारे में लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे इसने कि ये महान व्यक्ति था या अलग मानसिकता का व्यक्ति था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने रूस के साथ युद्ध किया। होने के लिए तो हो सकता है भविष्य में इसे यूक्रेन का महाराणा प्रताप कहा जाए, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हैं कि इसने यूक्रेन देश, इसके इस जिद की वजह से या इसके डिप्लोमेसी की वजह से आज यूक्रेन है वो बर्बाद होता जा रहा है। आखिर कब तक वो युद्ध झेलेगा? और जो इसके दोस्त बने फिर रहे थे वो सब सेफ हैंड इसको सहायता देके कह रहे हैं कि तू तो लड़, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इतिहास जाने भविष्य के गर्भ में ये इसका इतिहास क्या लिखा जाएगा? व्लादिमीर जेलेंस्की को एक देशभक्त योद्धा कहा जाएगा या अपने देश को बर्बाद करने वाला एक यूँ कहें कि सनकी शासक कहा जाएगा? चलिए जो भी है, फिलहाल अपने प्रश्न का जवाब है व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन का राष्ट्रपति है और रूस के राष्ट्रपति आपको पता है ही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी और ये कौन सी विधानसभा में बनी थी? कौन सी विधानसभा की अध्यक्ष थी ये? तो दोस्तों सुमित्रा सिंह 12वीं विधानसभा की अध्यक्ष थी। किसकी थी? 12वीं विधानसभा की अध्यक्ष। और राजस्थान विधानसभा की तो एकमात्र महिला अध्यक्ष बनी है ये, एकमात्र महिला अध्यक्ष। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा के यूँ मान लो पहले अध्यक्ष कौन थे ये पूछे आपसे, तो दोस्तों आपको जवाब याद होना चाहिए, नरोत्तम लाल जोशी। कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी थे। नरोत्तम लाल जोशी, ये भी झुंझुनू के ही थे। अब वर्तमान अगर प्रश्न पूछे कि वर्तमान में कौन है, तो दोस्तों वो है सीपी जोशी। कौन है? सीपी जोशी है। श्रीमान सीपी जोशी वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अभी अगर इससे पूछा जाए कौन सी विधानसभा अभी चल रही है, तो दोस्तों 15वीं विधानसभा चल रही है और 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष तो हैं सीपी जोशी और प्रोटेम स्पीकर थे गुलाब चंद कटारिया। कौन थे? गुलाब चंद कटारिया। हाल ही में नया प्रश्न रेज हुआ है कि आखिर राज्यपाल किसको शपथ नहीं दिलाता? तो विधानसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाता है। ध्यान रखना, विधानसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाता है। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको फिर और आगे एग्जाम देने और उनमें सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है संसद में महाभियोग? जी नहीं, ये तो राष्ट्रपति का ही होता है। राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के जांच के बाद? जी नहीं, राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, हटा नहीं सकता। विधानसभा के महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा राज्यपाल द्वारा? जी नहीं। सही जवाब है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जांच के बाद ही किसी आरपीएससी मेंबर या अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाया जा सकता है। हो सकता है अगले पेपर में आपको क्वेश्चन मिले राज्यपाल बेचारा क्या कर सकता है? राज्यपाल केवल इसे निलंबित कर सकता है। राज्यपाल इसको क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। केवल राज्यपाल निलंबित कर सकता है, हटाने का काम राष्ट्रपति का होगा। राज्यपाल लगाता है, राज्यपाल निलंबित करता है, हटाता है तो राष्ट्रपति।
अगले क्वेश्चन पे चलें। निम्न में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? निम्न में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो दोस्तों लेज़र प्रिंटर। कौन सा? लेज़र प्रिंटर। अगले प्रश्न पे चलें। किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने में होता है? तो बल्ला बनता है बिल्लो की लकड़ी से। किससे? बिल्लो की लकड़ी से। अगला प्रश्न लेते हैं। रिकोके ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहु उत्पाद सेज स्थापित किया है? तो दोस्तों महिंद्रा सेज जयपुर में है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पर? जयपुर में है। जैसे अपने रिको है उसी तरीके से प्राइवेट रिको कह सकते हो आप इसे। अगला प्रश्न है तवांग सेक्टर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों तवांग है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तवांग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ मैं। 9:25 इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलें। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य, मतलब केंद्र शासित प्रदेश नहीं, जहां का 1% मान न्यूनतम है, वो कौन सा है? दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न का जवाब देता हूं, फिर मैं इसके बारे में कुछ और बात करता हूं। सबसे न्यूनतम 1% है भाई हरियाणा का। कहाँ का है? हरियाणा का। अब ये पर्सन यहाँ तक तो रुकने वाला है नहीं। सीईटी की कंटिन्यू 6 एग्ज़ाम होने वाली है। 6 एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं रिपीट मारेगा ये क्वेश्चन, और रिपीट मारेगा तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करवा देता हूँ। हरियाणा में सबसे कम 3.62% क्षेत्र पे वन है। पंजाब इसमें आता है दूसरे नंबर पर। ये यूँ मान लो सबसे कम इसमें है, उसके बाद में किस में है? पंजाब में। कितना? 3.67। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है भाई अपना राजस्थान, और यहाँ पर है 4.86% क्षेत्र पर वन है, और उत्तर प्रदेश में है 6.15% क्षेत्र पर वन है। दोस्तों सीरीज समझ लेना। सबसे कम 1% हरियाणा में, उसके बाद हरियाणा से थोड़े ज़्यादा पंजाब में, पंजाब से थोड़े राजस्थान में, राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश में। तो 1 2 3 4 अभी से मेरे कहने से आप इस प्रश्न को एक्स्ट्रा में नोट कर लें अगले पेपर के लिए। नंबर 2, इस बार पूछा गया है न्यूनतम, हो सकता है अगले पेपर में मिले अधिकतम। तो अधिकतम की बात करें दोस्तों, तो अधिकतम है मेरे दोस्तों कहाँ पर? मिजोरम में। अधिकतम कहाँ पर है 1%? मिजोरम में। और कितना? 85.4% पर। 85.4% क्षेत्र पर वन है। नंबर 2 पर आएगा तो आएगा अरुणाचल। क्या आएगा? अरुणाचल। सर्वाधिक मिजोरम में, दूसरे नंबर पर अरुणाचल में, और सबसे कम आएगा हरियाणा में। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। पूरी उम्मीद है अगले 6 में से किसी न किसी पेपर में रिपीट होगा ये प्रश्न। आप तो ये मान लो मैंने भी आपके लिए पर्चा लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर 109। एक थैले में 5 6 7 के अनुपात में 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये। डायरेक्ट आ जाते हैं आंसर पे। जवाब होगा 30। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? नियमन तो रेगुलाइजेशन होता है, पंजिका खुद रजिस्टर होती है, संविदा कॉन्ट्रैक्ट होता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है भाई पंजीकरण। आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ठीक साहब मैंने पंजीकरण करवा लिया। पंजीकरण होता कहाँ पर? पंजिका में होता है। पंजिका को बोलते हैं रजिस्टर। पंजिका को क्या बोलते हैं? रजिस्टर। और पंजीकरण को क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रेशन। संविदा को बोलेंगे भाई कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। और नियमन का होगा रेगुलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट पे चलें। इस साइड रह गए। राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? सूखा संभाव्य दोस्तों, जब सूखा पड़ेगा तो हमें क्या करना है? सूखे से बचाने के लिए वृक्षारोपण करना है, जल संसाधनों का विकास करना है, मिट्टी नदी का संरक्षण करना है तो क्या नहीं? गरीबी निवारण। क्योंकि हमारा काम ही क्या था? सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम ने कि गरीबी निवारण। तो यह इसकी गतिविधि में शामिल नहीं है। यही अपने प्रश्न का सही जवाब है।
अगले प्रश्न पर आए कि पावर पॉइंट में दो तरह के साउंड इफेक्ट फाइलें प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती है, कैसे? तो VAW और JPG फाइलें, ये दोनों जोड़ी जा सकती है। अगले प्रश्न पे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? तो ग्रे एसएन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पाई आलेख का अध्ययन कर निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। अध्ययन तो दोस्तों टेक्निकल टीम जो मेरी सपोर्टिंग टीम है वो कर चुकी है, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। तो पहले का जवाब होगा 2.5। कितना होगा? 2.5। निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन के कार्य का उत्तरदायित्व संभाला है? तो दोस्तों मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया नहीं है, राजस्थान पुरातत्व विभाग सक्षम नहीं था, डेक्कन कॉलेज पुणे भी नहीं है, भारतीय पुरातत्व सर्वे। आप कभी भी देख लेना, वहाँ पे जब भी जाओ तो वहाँ के म्यूजियम पर भी यही लिखा है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, नई दिल्ली। तो सही जवाब है दोस्तों सी। अगला प्रश्न देखो, कार्बन का कौन सा अपर रूप जियोडेसिक गुंबद जैसा, कौन सा रूप है जो जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है? तो दोस्तों ये है आपका फुलेरिन। इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा? फुलेरिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला जो अपना प्रश्न है वो है, कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट देखने में मदद करता है? ब्राउज़र। ये कौन सा होगा? ब्राउज़र प्रोग्राम होगा। अगला प्रश्न, यदि एक धनराशि 12 वर्ष के साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है तो ये राशि कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी? 24 वर्ष। कितने वर्षों में? 24 वर्षों में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। और प्रश्न है, तो मेन गेट, गुड न्यूज, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, हम गुड न्यूज़ को एक्सपेक्ट करते हैं। इसका पैसिव वॉइस देखो, गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड। हमें पता है कि इसमें इज का आवाज नहीं होगा, तो गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड, शुड मस्ट का तो कोई लॉजिक ही नहीं है भाई, शुड और मस्ट का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। यहाँ पर एक्सपेक्ट ये V1 है, तो इसमें क्या आएगा? इज़ AMR, तो इज़ AMR वाला ये रहा, गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड। बी ऑप्शन इज़ द राइट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो हमारे सपोर्टिंग टीम के अनुसार इसका सही जवाब होने वाला है भाई सी वाला ऑप्शन। अब इसको बोल के तो मैं बता नहीं सकता किसमें क्या लिखा है, सारे विजुअल क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा, निम्न में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? तो दोस्तों यहाँ पर अपना जो सही जवाब होने वाला है वो है हीरालाल जी शास्त्री, जो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी थे, हीरालाल जी शास्त्री। और अब सुन लेना इस प्रश्न का जो अगला जो थीम है वो देख लेना। राजस्थान से संविधान निर्मात्री सभा में शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या पूछे आपसे। सबसे पहले क्या पूछे? संख्या। तो दोस्तों संख्या याद रखना, 12 सदस्य थे राजस्थान से। कितने थे? 12। अब आप ध्यान से सुने, मैं जिन जिन सदस्यों के नाम ले रहा हूँ लिख के बताना पॉसिबल नहीं होगा, सुन लेना। मुकुट बिहारी लाल भार्गव, माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर से, जय नारायण व्यास जोधपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, दलेल सिंह कोटा से, गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से, जसवंत सिंह बीकानेर से, राज बहादुर भरतपुर से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से, सरदार सिंह खेतड़ी से और सर VT कृष्णामाचारी ये जयपुर से। ये वो 12 सदस्य हैं जो राजस्थान से किस में थे, जो आपकी जो
संविधान निर्मात्री सभा में सदस्य थे और इन्होंने संविधान सभा पर हस्ताक्षर, जो संविधान था उसके निर्माण में इन्होंने भाग लिया था। आफ्टर ऑल वी आर राजस्थानी, तो हमें कम से कम हमारे वाले संविधान निर्माता सदस्यों का नाम तो याद रखना ही चाहिए। कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 12। और मैंने सारे नाम रिपीट मारे हैं, आप आराम से ध्यान से पढ़ना, नोट कर लेना। इन फ्यूचर आपको ऐसा पर्सन फेस करना पड़ेगा। यूँ मान लो मैंने भी आपका पर्चा लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 134, यदि एलओजी जो भी है, क्वेश्चन का जवाब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, डिटेल आपको बाद में प्रोवाइड करवा पाऊंगा। अगला प्रश्न 135, सुरभि और सुरभि शब्द युग में सही अर्थ का चयन कीजिए। तो दोस्तों एक तो गाय होती है और एक गंध होती है, तो ये बिल्कुल सही है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया अगले ने। गंध और गाय, सुरभि यानी सुगंध, सुरभि यानी गाय। अगला जो अपना प्रश्न, निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? वाह मेरे भाई, ढंग का प्रश्न पूछा है। डूंगरपुर बांसवाड़ा, सीनियर बेसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। दोस्तों अगर ऑप्शन बांसवाड़ा नहीं होता तो ऑप्शन क्या होता? डूंगरपुर होता। क्या होता? डूंगरपुर होता। देख लेना, कर्क रेखा से प्रश्न पूछ लिया ना, तो देख लेना अगले एग्जाम के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी सारे कर्क रेखा के आसपास के होंगे। कर्क रेखा तिरछी कहाँ पड़ती है, सीधी कहाँ पड़ती है, सबसे कम कहाँ, सबसे ज़्यादा कहाँ, कौन से शहर से होकर गुजरती है। और दोस्तों इस प्रश्न के लिए आप शेखावाटी कोचिंग रेनवाल के यूट्यूब चैनल पे जो अक्षांश और देशांतर स्थिति का जो चैप्टर है आप उसको आराम से रीड कर सकते हैं, आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन मिलेगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़, गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 व 1912 में कहाँ था? दोस्तों क्वेश्चन की अभी सर्च ही चल पा रही है और एज आई नो फाइनल क्वेश्चन क्या होगा, लेकिन यहाँ पर चांसेस बन सकते हैं दोस्तों ईडर के। सूत और ईडर में से कोई सा है? आई एम नॉट कन्फर्म नाउ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इफ़ क्लॉक साइडेड, यदि क्लॉक में 3 4 2 3 5 और टाइम को 8 6 7 9 कहा जाएगा, तो मेरी टीम के हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब जो आने वाला है वो है 72495, 72495। अगला प्रश्न जो फिलहाल ट्रेंडिंग में है वो है पेन गंगा और बेन गंगा। तो पेन गंगा ये जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी है? गोदावरी की। अगला प्रश्न, fill in the blanks, which one of the correct option from the option given below? It is time they working on the project, यह वो समय है जब वे क्या करेंगे? तो they will start the project, it is time they will start, ये समय है वो क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। अगले प्रश्न पे चलो। इन नॉर्मल कंडीशन, सामान्य रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में कम होती है। बिल्कुल, लाल रुधिर कणिकाओं के बजाय श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या कम होती है, वरना अपना रक्त लाल न होकर सफ़ेद होता। अपना रक्त कैसा होता? सफ़ेद होता। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला जो क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का संबंध है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का संबंध है किससे? उपक्रमों की स्थापना व नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना। क्योंकि दोस्तों नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना, अगर इस ऑप्शन को लेते हैं, हालांकि बेरोजगारों के लिए था ये, लेकिन ये जो दोनों ऑप्शन थे वो तो इसमें शामिल हो गए। देखो, नए उपक्रमों की स्थापना और नए रोजगार दोनों शामिल है, तो यही राइट है। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है वो है, एक भू-स्थिर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर और किस तल में भ्रमण करता है? किस ऊंचाई और किस तल में? तो दोस्तों देखो 36,000 जिसको याद था, 36,000 चारों ऑप्शन में है, लेकिन 36,000 में देखो मीटर और किलोमीटर, भूमध्य रेखीय ये भी ठीक है, लेकिन मीटर और किलोमीटर, तो 36,000 मीटर नहीं, 36,000 किलोमीटर, ये वाला सी ऑप्शन आपका राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला जो क्वेश्चन है वो है, द हेडिंग ऑफ ए लेटर कंसिस्ट ऑफ,
कि जो लेटर का जो हेड होता है, जो शुरुआत होती है, उस पर क्या लिखा जाता है? तो दोस्तों उस पर लिखी जाती है राइट। आप देख लो पत्र पे ऊपर ही ऊपर क्या होता है, राइटर का एड्रेस और डेट लिखी हुई होती है, राइटर का एड्रेस और डेट। तो राइट आंसर इज सी। फिर अगला है अडॉप्शन गैप। अडॉप्शन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन करता है। अडॉप्शन गैप 2022 का प्रकाशन करता है यूएनईपी। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला प्रश्न तो यही रह गया, क्या लिखा है भाई? चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। प्रश्न दिया है ही ऑर्डर्ड देम टू लॉक द ऑर्डर। हमें ढूंढना है भाई, इनडायरेक्ट तो बंदे ने दे दिया, हमें इसको डायरेक्ट में बदलना है। ही ऑर्डर्ड देम टू लॉक द डोर। तो सबसे पहले तो लॉक द डोर को देख लो, लॉक द डोर, क्योंकि रिक्वेस्ट वगैरह होता तो अलग बात थी। लॉक द डोर ऐसा का ऐसा ही रहता है इसमें। तो देखो लॉक द डोर किस में आ रहा है? मैंने कहा देखो ये जो अपने इम्पेरेटिव वाले हैं, इम्पेरेटिव में हमेशा डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है। तो लॉक द डोर, ये ऐसा का ऐसा आएगा, ये चीज़ डाल लो दिमाग में। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ओके, तो यू लॉक द डोर, लॉक द डोर। अब टेल्स होता तो टेंस नहीं बदलता, ये दो तो इनको तो हटाओ यार। टेल्स होता तो टेंस नहीं बदलता, सैड टू होता तो ही आगे कुछ होता है। से आपको ऑर्डर्ड बना रखा है ना सैड टू को। ऑप्शन ए इज राइट है, ऑप्शन ए इज राइट। अगले प्रश्न पे चलो। अगला प्रश्न जो है आपका वो है विपरीत लक्षणों के संकेतक। विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को कहा जाता है। विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को कहा जाता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है एलील। क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है। अगला प्रश्न, पुनेट वर्ग में हम किसका अध्ययन करते हैं? पुनेट वर्ग में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो दोस्तों पुनेट वर्ग में हम लोग आनुवांशिकी का अध्ययन करेंगे। किसका? आनुवांशिकी का अध्ययन करेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो इंग्लिश का है। ही इज़ नॉट ऑनरेबल मैन। ही इज़ नॉट ऑनरेबल मैन। तो दोस्तों क्या लगेगा? नो आर्टिकल, ए एन या द। तो यहाँ पे इसको ऑनरेबल नहीं बोलना है दोस्तों, हमें बोलना है इसको ऑनरेबल। ऑनरेबल, ठीक है। जब ऑनरेबल बोलेंगे तो ये किसको साउंड कर रहा है भाई? ये वोवल साउंड कर रहा है, और वोवल साउंड कर रहा है तो वोवल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। एन वॉल। ही इज़ नॉट एन ऑनरेबल मैन। वह एक सम्माननीय व्यक्ति नहीं है। आएगा तो ए और एन, तो इसमें से एन आना है। अगला क्वेश्चन नंबर 138। ये जो साइन थीटा वाला कोस थीटा वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका जवाब है दोस्तों ए, √7/4। अगले प्रश्न पे आए। किस वर्ष भारत ने चंद्रयान छोड़ा था? चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था। तो दोस्तों चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को। अगला प्रश्न, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया? सबसे पहले तो मेरे दोस्तों राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद याद करो, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356, और अनुच्छेद 356 लगाया जाता है उस राज्य के राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर। राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है। और इसकी अगर संवैधानिक बात करें तो संवैधानिक तंत्र विफल होने पर ऐसा किया जाता है। प्रश्न पूछा राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो दोस्तों राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन लगा है कितनी बार? 4 बार। हालांकि सर्वाधिक विवादित इश्यू है। केंद्र में अलग पार्टी और राज्य में अलग पार्टी होने पर राष्ट्रपति शासन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो दोस्तों यहाँ फिर से ध्यान दे लेना, राजस्थान में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, फिर लगा 1977 में, फिर लगा 1980 में, और फिर लगा 1992 में। 4 बार लगे। डेट्स आप याद रखोगे। इस समय कौन राज्यपाल था और कौन मुख्यमंत्री था, ये क्वेश्चन भी आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, ठीक।
ठीक है। तो 1967, 77, 80 और 92। 92 में तो भैरव सिंह जी के समय, मतलब मोस्टली भैरव सिंह जी के समय हुआ जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तब। चलिए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग है। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग है 1275। ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? दोस्तों कार्तिक में। आप लोग ध्यान देना, महिलाएं जो कार्तिक स्नान करती है, कार्तिक स्नान के बाद वो पुष्कर जाना पसंद करती है, ठीक है। और ये कब है? कार्तिक के महीने में। अब यहाँ से जब मेला और महीना पूछ लिया तो दोस्तों कुछ एक प्रश्न आप देख लेना। अभी हाल ही में 811वां उर्स अजमेर में हुआ है। महीना चल रहा है किसका? रज्जब का। इस्लामिक महीना कौन सा चल रहा है? रज्जब का। बेणेश्वर का जो मेला होता है वो माघ, अभी माघ चल रहा है और अभी बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर में चालू होने वाला है, ठीक है। और आपका शिवरात्रि मेला फाल्गुन में आता ही है। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। घुड़सवार शब्द का समास है। घुड़सवार शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों तत्पुरुष समास है। अगले प्रश्न पे चलें। अगले प्रश्न पे चलें। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया? दोस्तों ये तो पता नहीं याद रहे ना रहे, ये तो याद होगा आपको। 2 अक्टूबर 1959 बगदरी गांव नागौर, बगदरी गांव नागौर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब पूछिए पंचवर्षीय योजना। पहली योजना 1951 से 56, दूसरी योजना 56 से 61। तो बताओ कौन सी योजना में आएगा ये? दूसरी योजना में। सीधी सी बात है भाई, पहले 5 साल 51 से 56, दूसरा 56 से 61, दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आस्की 7 कोडिंग सिस्टम में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? आस्की में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? तो 128। अगला प्रश्न, राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या है। राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या है भाई 10। कुल कितनी है? 10। पहले 7 थे लेकिन 10 हो गए। जयपुर, जोधपुर, कोटा के 2-2 पार्ट कर दिए, एक ग्रेटर एक हेरिटेज, ग्रेटर और हेरिटेज। और आप सातों के नाम भी याद रखना। जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा में तो डबल डबल हो गए, तो 6 तो इन्हीं के हो गए। अब आपको बस 4 ही और देखने हैं, ठीक है। 4 में जैसे आपका उदयपुर आ गया, बीकानेर आ गया, अजमेर आ गया, भरतपुर आ गया, ठीक है। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य कब उत्पन्न होता है? दृष्टि दोष या दृष्टि वैषम्य कब उत्पन्न होता है? तो ये होता है दोस्तों, कॉर्निया की आकृति जब गोलीय नहीं होती। कॉर्निया की जो कॉर्निया है उसकी आकृति जब गोलीय नहीं होती तब दृष्टि दोष या दृष्टि वैषम्य उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना अर्थ से संबंधित लोकोक्ति है। तेते पाँव पसारिए जेती लांबी शोर, उतने ही पाँव पसारनी चाहिए जितनी लंबी चादर होती है। सही जवाब है इसका ये। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है वो है, राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है। तो दोस्तों राजस्थान में कुल ग्राम पंचायतें हैं 11,283। कितनी? 11,283। तो ये तो हो गई दोस्तों ग्राम पंचायतें। अब अगर आपसे पंचायत समिति पूछ ले तो पंचायत समितियां हैं 352 और जिला परिषद तो एज यू नो 33 है ही। अगला प्रश्न, यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। तो दोस्तों ये मेरी कोशिश थी आपके साथ इस आंसर की को शेयर करने की। मैंने अपनी तरफ से न केवल आपके साथ आंसर की शेयर की है बल्कि आने वाले संभावित क्वेश्चनों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। साथ ही आपसे फिर एक बार कहूँगा कि अगर आपको हमारा चैनल, हमारी कंटेंट, हमारी कोशिशें अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ताकि मैं अगली जो आंसर की या जो भी यूज़फुल वीडियोज जो आपके लिए होंगे वो
मैं आपके लिए यथा समय और सही समय पर और बहुत अच्छी पोजीशन में आपके सामने ला सकूं। तो फिलहाल आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका पेपर जैसे मैंने बताया उससे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही गया हो, काफ़ी अच्छी आपने स्कोरिंग की हो। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली आंसर की के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।